कांग्रेस पार्टी का आज 140वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी बड़े नेता इस वक्त जुटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे देखें। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो उनके संगठन है सेवा दल, उसके कार्यकर्ता वहां मौजूद है। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय, कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता वहां गांधी टोपी पहना रहे हैं। कांग्रेस के जो वहां पर नेता मौजूद हैं, ये देखें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्वजारोहण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो ध्वज है उसका ध्वजारोहण किया जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां ये तीनों नेता नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष ध्वजारोहण करते हुए। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेस जनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आज़ादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आज़ादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था, वो हमारे संविधान का हिस्सा बना। लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। देश के सर्वोच्च मूल्यों जैसे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने शहादत दी। साथियों, 2025 में 25 का वर्ष महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ये शताब्दी है और सौभाग्य से वो बेलगाम में अध्यक्ष चुने गए कर्नाटक राज्य से। संविधान को स्वीकार किए जाने के ये 75वां वर्ष है। वंदे मातरम का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हुए, ये कांग्रेस की स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है कांग्रेस के मुख्यालय में, जहां पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से मोदी सरकार पर अपने इस भाषण में प्रहार किया है कांग्रेस अध्यक्ष कहते हुए सुने, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, बड़ा आरोप लगाया मोदी सरकार पर। साथ में ये कहा है कि वो इस बात को लेकर के गौरवान्वित फील करते हैं, महसूस करते हैं कि तमाम बड़े नेता जो देश में हुए, वो महात्मा गांधी से लेकर तमाम दूसरे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से निकले। धर्मनिरपेक्षता की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, ऐसे वक्त पर जब मनरेगा का कानून बदला गया है और एक दिन पहले ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उसको लेकर के आंदोलन का ऐलान किया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष अपने भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन की बात की कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष बनने का शताब्दी ये साल भी है और इसको लेकर के कांग्रेस पूरे देश भर में जश्न मना रही है। ऐसे वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, किस तरह से आज भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इस खबर से जुड़े एक और आपको दिलचस्प पहलू के बारे में बताते हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है।
एक ओर कांग्रेस का स्थापना दिवस तो दूसरी ओर पार्टी के अंदर से ही कांग्रेस में कमियां गिनाई जा रही हैं। बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की करते हैं, जिन्होंने कल आरएसएस की तारीफ की थी और आज भी अपने बयान पर वो कायम है। दिग्विजय सिंह ने कल एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने ये दिखाया था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त नीचे जमीन पर बैठे हुए थे और पीछे तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए नजर आ रहे थे। और दिग्विजय सिंह ने उसका हवाला देते हुए कहा था कि भले वो संगठन का विरोध करते हैं, लेकिन इस संगठन से, आरएसएस से ये सीखा जा सकता है कि कैसे एक नीचे स्तर का भी संघ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसको लेकर के राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने सफाई दी, लेकिन आज की दिलचस्प बात यह कि दिग्विजय सिंह अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। दिग्विजय सिंह का बयान देखा आपने, और अब दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के भीतर ही दिग्विजय सिंह को कुछ समर्थन मिलने भी शुरू हो गए। दूसरी संस्था को देखकर आप सुधार कर सकते हैं, किसी से भी सीखने की आवश्यकता है, संघ से नहीं किसी से भी। दिग्विजय सिंह को अब पार्टी के अंदर कई और वरिष्ठ नेता हैं जिनका समर्थन मिल रहा है। हर संगठन को अपनी और कारगर और बेहतर कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं से अगर कोई बात देखने की है तो उसमें हर्ज क्या है? कोई आरएसएस की बात नहीं। उन्हें स्पष्ट तौर पे, जहां तक मेरी जानकारी है, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा पूरी तरह से त्यागता हूं। आरएसएस के संदर्भ में उनके बयान को लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता उसके बाद, जब स्वयं वो कह रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है या किसी संस्था की बात है, तो उसमें सुधार कैसे और हो सकता है, इसमें चर्चा करने में क्या हर्ज है? विजय सिंह हमारे बहुत माननीय नेता हैं और लगातार वो पार्टी और पार्टी से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ बात कही है, निश्चित तौर पर वो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए ये बात कहना चाह रहे होंगे। लेकिन उनकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उन्होंने संदर्भ उसका आरएसएस से दिया। ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि उन्होंने संघ से क्यों उसकी करी, क्योंकि संघ और कांग्रेस दो अलग विचारधारा है। वो बेशक से उन्होंने रेफरेंस दिया हो, लेकिन उनकी विचारधारा कांग्रेस से कभी गलत नहीं हो सकती है। और उन्होंने ऐसा क्यों दिया, क्या कारण है, ये तो अभी उनसे पूछना और समझना होगा। हम टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और दूसरा आपने देखा सुभाषिनी शरद यादव की बेटी, जिनको राहुल गांधी अपनी बहन कहते हैं। अब मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं सीधे मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे। मोहित, ये तो राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। कल हम और आप इस बारे में बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं, दिग्विजय सिंह केंद्रीय नेतृत्व को इशारा कर क्या रहे हैं?
देखिए, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं ये तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी की कल वो तारीफ किए, उसके संगठन की तारीफ करते हुए नजर आए और अपने ही संगठन पर सवाल उठाते हुए नजर आए। और देखिए कि ये सब बयानबाजी के बाद दिग्विजय सिंह स्थापना दिवस के मौके पर खुद यहाँ पे पहुँचे। उनके बगल में शशि थरूर बैठे हुए हैं और ठीक हमारे पीछे जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आपको गैरों से प्यार है और अपनों से रार क्यों है। सवाल तो यही उठता है कि अगर आपको संगठन पे सवाल उठाना था तो आप पब्लिक जो ट्वीट करके आपने जो किया सोशल मीडिया पे, आप ये न करके पार्टी फोरम पे अपनी बात को रख सकते थे। ये तो पार्टी की बात है। सवाल है, लेकिन दिग्विजय सिंह मोहित, ये सवाल तो पार्टी खड़ा करेगी उनकी। उन्होंने एक मूलचूल, एक बड़ी बात तो दिग्विजय सिंह बड़े महीन नेता हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, बिना सोचे समझे तो बोला नहीं होगा। अभी मैं उनका बयान देख रहा था जो उन्होंने सुबह सुबह बोला कि मूवमेंट पे जिस तरह से मूवमेंट्स बना दिया जाता है, और खास करके जो वो बात अपनी जबान से नहीं कह रहे, मैं बोल देता हूं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी पर। जिन जिन मुद्दों को उन्होंने मूवमेंट बनाया, वो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा फोकस बेहतर होगा कि पार्टी और संगठन पर दिमाग लगाया जाए। वो उन्होंने तो एक दिन पहले आप ही ने मोहित खबर दी कि उन्होंने पार्टी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह तक कहा कि मूलचूल परिवर्तन करिए, नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है अब। नहीं, बिल्कुल आशीष, आपने बात बिल्कुल सही कही है कि दिग्विजय सिंह बहुत महीन नेता हैं और वो जो कहते हैं उसके मायने होते हैं। तो निश्चित तौर पे वो पार्टी आला कमान पर सवाल उठाकर और राहुल गांधी पर वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसका कितना फ़ायदा होगा, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त जो है सवाल उनसे पूछा गया था पहलगाम वाले मुद्दे पर, तो वो खुल के उन्होंने बोला था कि तो वो जो है रुकने वाले नहीं हैं। वो इस तरीके का बात करके बयान देकर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल लगातार एक नहीं, ऐसे हजार बयान है जिसको लेकर के लंबी चर्चा हो सकती है कि दिग्विजय सिंह समय समय पर ऐसे बयान क्यों देते रहे हैं। बहरहाल पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता है, सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनका बयान देख लेते हैं दिग्विजय सिंह पे क्या कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना। डैमेज कंट्रोल करती सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं आरएसएस से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे पर बात बन गई है। मुंबई के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। 207 सीटों पर सहमति बन गई है, बाकी 20 सीटों पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इन 20 सीटों पर स्वयं आपस में बात करके फैसला करेंगे। बड़ी खबर आपको फिर से बता दूं, बीएमसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गुट के बीच में सीट बंटवारे पर फैसला हो गया है। दोनों पार्टियों का दावा है कि इस बार बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की ही जीत होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं महायुति के नेता। हमारा जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर भी एकमत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 128 सीटें और शिवसेना 79 सीटें, 79 सीटें, ऐसे 207 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 20 सीट है, वो 20 सीट पर सामने कौन सा उम्मीदवार आएगा, कौन से पक्ष का उम्मीदवार आएगा, इसके ऊपर आधारित हम निर्णय करेंगे और वरिष्ठ पातळी के ऊपर, लेवल के ऊपर इसका निर्णय होने के बाद आने वाले समय में जो अगले 2 दिनों में जो है वो हमारे उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन उसमें वो करेंगे। हमारा जो चर्चा के अंतिम स्वरूप में अभी जा रही है और इसमें भाजपा 128 और शिवसेना 79 ये सीटों के ऊपर हमारी आम सहमति हुई है। और जो बची हुई 20 सीटें उसके बारे में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इसके बारे में, हमारे जो सीनियर लीडर है उसके बारे में निर्णय लेंगे और जल्द ही कल या परसों तक हमारे जो गठबंधन है, जो सीट शेयरिंग है उसकी भी जो भी इंफॉर्मेशन है
वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों प्रेस के सामने देंगे। मुंबई से आ रही है बड़ी खबर, इस पर जुड़ रही है मुंबई से मेरी सहयोगी नम्रता दुबे। नम्रता, अब जैसे ये समझौते का ऐलान कर दिया गया, 20 सीटें जो रहती हैं उसके बारे में जैसे खबर आपने दिया है कि खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसको लेकर के फैसला करेंगे, कब तक आपको लगता है कि इसको भी फॉर्मलाइज कर लिया जाएगा? देखिए, नामांकन भरने के लिए महज 2 दिन बचा है, तो 30 दिसंबर तक जो है सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा महायुति की तरफ से। दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उनकी तरफ से भी 30 दिसंबर तक एक फाइनल जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। जो बाकी की 20 सीट की अगर बात करें महायुति में, तो ये सीट पर एनालाइज किया जा रहा है कि कहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो है मजबूत उम्मीदवार है, वहाँ पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करें, क्योंकि अगर शिंदे गुट के उम्मीदवार खड़े करती है तो वोट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि रामदास आठवले की जो पार्टी है उनके कैंडिडेट, उनके पक्ष और उनके वोटर्स कहां पर मजबूत है। तो जो 20 सीट बची हुई है उस 20 सीट में से जो है उनको भी कुछ नंबर जो हैं वो दिए जाए। तो ऐसे में महायुति की तरफ से 207 सीटों पर जो बात है वो पूरी तरह से तय हो गई है। फाइनल एक रिपोर्ट, फाइनल एक लिस्ट जो है वो 30 दिसंबर तक सामने आएगी। नम्रता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जानकारी दी है। मुंबई के लिए बड़ी खबर है। आगे बढ़ता हूं, बीएमसी चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी में होगा गठबंधन। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी में गठबंधन होगा, इस वक्त की बड़ी खबर। 12 बजे दोनों पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी। पहले भी कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर के बीच बातचीत होती रही है, किस तरह से महाविकास अघाड़ी में इस बार बिखराव आया है। उसके बाद यह बड़ी खबर है, 12 बजे दोनों पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी। अब बात करते हैं उन्नाव रेप कांड की। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता ने ऐलान करते हुए एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता ने क्या कहा? उन्होंने कहा है अगर जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया गया तो वो सड़क पर भी बैठ जाएंगी, क्योंकि न्याय मांगना उनका अधिकार है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिवली बात की है उन्नाव रेप पीड़िता ने, और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया गया तो सड़क पर बैठ जाएंगी, न्याय मांगेंगी। और कल भी उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा था जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपना प्रदर्शन, विरोध जारी रखेंगी। एबीपी न्यूज पर रेप पीड़ित का बयान। प्रधानमंत्री जी मुझे न्याय दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय दीजिए। विरोध आप लगातार कर रहे हैं, मुझे न्याय मिलेगा तभी हम शांत बैठ जाएंगे। और शांत कैसे बैठेंगे? जब किसी की जमानत खारिज होगी तो उनके गुंडे चारों तरफ घूमेंगे मारने के लिए, मेरे पति को मारने के लिए, मेरे बच्चों को मारने के लिए। हमें, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ 24 घंटा, सुबह निकलूंगी, रात में 9 बजे जाऊँगी, 10 बजे जाऊँगी, तो बच्चे मेरे अनसेफ हैं, बिना सुरक्षित हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं है। मैं तो कल हो सकता मैं जंतर मंतर में बैठूँ 10 से 5, नहीं बैठे देंगे तो रोड में बैठेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अपना इंसाफ तो मांगेंगे ना प्रधानमंत्री जी से। पीड़िता के वकील ने साफ कहा है कि धरने पर बैठने के लिए उन्हें अनुमति की कोई जरूरत ही नहीं है। अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर 4 लोग तक बैठेंगे तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से अपनी माताजी और अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहती है, उसमें कोई कानूनी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कहाँ बैठना चाहती है ये उसका अधिकार है। हाँ, तो ये भी उसका अधिकार है। वो तो वैसे भी प्रोटेस्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड जगह है, तो कोई कानूनी तौर पे उसे रोक नहीं सकता। जो भी रोकेगा वो अपराध करेगा। ये बात मैं आपके माध्यम से, अगर किसी के मन में ऐसी इच्छा जागृत हो तो वो अपराध करेगा और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ सीधे दिल्ली के जंतर मंतर से मेरे सहयोगी उज्जवल जुड़ रहे हैं। उज्जवल, पीड़िता कह रही थी आपसे कि वो उठेंगी नहीं जब तक उनको अपना विरोध प्रदर्शन करके न्याय नहीं मिल जाता। प्रधानमंत्री से न्याय की उम्मीद, जरा तस्वीरें दिखाएं वहां अगर प्रदर्शन उनका शुरू हो गया है तो। बिल्कुल ठीक। देखिए आशीष जी, इस वक्त हमारी मौजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर है। कुछ देर में ही जो है वो पीड़िता और उनकी मां यहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहां पर देखिए RF
जवान हैं उनकी भी टुकड़ियां तैनात हैं, लेकिन उनके साथ साथ एसएसबी के भी जवान तैनात हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से बैरिगेड्स की जो है वो लेयर कहीं ना कहीं जो है। और देखिए पीड़िता ने साफ तौर पे कहा था कि उनका अधिकार है प्रदर्शन करने का, न्याय मांगने का। अगर उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया जाएगा तो उन्होंने एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज से बात करते हुए साफ तौर पे कहा कि वो सड़क पर आएंगे और सड़क पर बैठेंगे और प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा।